Okay, today we are here to answer your main question, that is how to master or ace in anatomy. Okay, so this is something which I think most of you have been wanting to hear from me since quite a long time, and here I am specifically taking efforts to have this in front of you discussion a little bit. So be with me for another 15-20 minutes. I will try to cover most of the important aspects which you can have in your life to understand anatomy better and master this subject. Okay, there was no one to guide me in my time, but yes, I am here for you guys, so please be with me on this. So how do you master this subject? So be it you are in MBBS, PDS, nursing, paramedical, any stream you are, anatomy is the main foundation subject which you have to hear. Okay, so to understand this or any subject in your first year, you must first draw a line between the must know topics versus the good to know topics. Okay, so what do I mean by this? This means that must know, जो चीज़ NMC competency में दे रखी है, that is as per the NMC competency, that is must know. There will be, that is common in all the medical colleges in India, pan India, even outside India. NMC के थ्रू जो करिकुलम डिवाइस्ड है या टेक्स्ट बुक्स में जो मेन करिकुलम के स्टार्टिंग में हर चैप्टर में NMC कॉम्पिटेंसीज लिखे हैं, दैट इज मस्ट नो, प्लस the important topics which are told to you by me or anyone who is teaching anatomy is the must know topic. Plus अब वो must know दो तरीके से हो जाएंगे, that will be included by the exam oriented important topics. वो कोई भी एग्जाम हो सकता है, इट कैन बी अ MCQ एंट्रेंस एग्जाम और योर थ्योरी प्रैक्टिकल एग्जाम, एनी एग्जाम. ओके, सो दैट इज नंबर वन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और टॉपिक्स. ठीक है, एंड नंबर टू, देयर विल बी द क्लिनिकली रेलेवेंट टॉपिक्स. ठीक है, एनाटमी इज ऑल अबाउट क्लिनिकल नाउ. ओके, हर बुक में यू विल सी अ क्लिनिकल बॉक्स इज गिवन, स्मॉल बॉक्स, दैट इज क्लिनिकल बॉक्स. सो जो चीज़ पे ज़्यादा केसेस मिलेंगे लाइफ में, यू विल एज अ डॉक्टर, एज यू कैन सी मोर केसेस, हियर मोर केसेस, दैट इज इट सेल्फ इम्पॉर्टेंट. उसमें कोई किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, और वो एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो कॉम्पिटेंसी में लिखा है चाहे नहीं लिखा है, दैट इट सेल्फ. ओके, so that is very important thing. Okay, that is a must know. अब what I want you to understand, मैं specifically explain इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा टाइम लेके, because must know वाला एरिया है जिस पे you have to pay your attention in your entire year of preparation. ठीक है, that is must know, जो मैं usually अपने क्लासेस में येलो कलर से आई एम हाईलाइटिंग. ठीक है, सो दैट इज मस्ट नो. अब दूसरी चीज़ आ जाती है गुड टू नो, और एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स वेस्ट योर एंटायर टाइम स्टडिंग द गुड टू नो. अब मान लो क्लास में मैंने कुछ पढ़ाया या क्लास में तुमने कुछ सुना मेडिकल कॉलेज में, अगर उन्होंने बोल दिया ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताने जा रहा हूँ, अब उसी पे सबका ध्यान चला जाता है, पता नहीं क्यों. ठीक है, ह्यूमन टेंडेंसी है. तो जो मस्ट नो वाला पार्ट है उसमें तुम सारा फोकस लूज कर देते हो. सो डोंट डू दैट. ठीक है, टेक्स्ट बुक में छोटी छोटी लाइंस, मिनिएचर लाइंस या कुछ स्पेसिफिक वेन्स या आर्टरीज जो कि नाम भी किसी ने नहीं सुने होंगे, ना प्रोफेसर ने नाम कभी सुने होंगे, बुक्स में भी वेरिएशंस दे रखे हैं, कंट्रोवर्सीज दे रखे हैं, उसमें यू आर वेस्टिंग योर टाइम. सो दैट इज नॉट टू बी डन. सो गुड टू नो स्टफ इज फॉर दोज जिनको मस्ट नो अच्छे से आ चुका है, मगडप है, समझ चुके हो मस्ट नो को. अब वाइवा बहुत अच्छा जा रहा है तो एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया, या थ्योरी में कुछ आउट ऑफ द 10 क्वेश्चंस इन थ्योरी एग्जाम एक क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में नया होता है, दैट इज़ न्यू फॉर एवरीवन. ठीक है, वो गुड टू नो स्टफ में अगर वो एक स्टूडेंट ने पढ़ लिया है तो उससे कोई रैंक डिसाइड नहीं होती है. सिमिलरली MCQs में. ठीक है, सो डोंट वेस्ट योर टू मच टाइम ऑन गुड टू नो. जी, दैट इज़ माई टेक होम मैसेज फॉर टुडे. ठीक है, सो अगर ये ध्यान रखोगे मस्ट नो. अब कैसे आइडेंटिफाई करना है मस्ट नो वो भी मैंने तुम्हें बताया. प्लस एक और ट्रिक है,
क्लासेस में जो चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, चाहे वो डायसेक्शन हॉल में, टीचिंग में, बार बार रेजिडेंट्स फैकल्टी बार बार रिपीट कर रहे हैं वो चीज़, या तुम कहोगे यार ये तो पहले क्लास में पढ़ा था फिर आज फिर पढ़ा रहे हैं, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। सो यू हैव टू पे अटेंशन टू दोज थिंग्स और अपनी एक पर्सनल कस्टमाइज लिस्ट बनाते जाओ कि ये इंपॉर्टेंट है। लिस्ट नहीं बनानी तो बुक में ही मार्क कर लो, एज क्यू सब्सक्रिप्ट कर दो या उसका पेज फोल्ड कर दो, बहुत तरीके हैं, ठीक है। सो यू शुड आइडेंटिफाई द मस्ट नो टॉपिक्स इन योर डेली रूटीन प्रैक्टिकल्स, ये डेली रूटीन क्लासेस, जिससे एग्जाम से एक रात पहले तुम्हें ये बताओ मस्ट नो वाला पार्ट क्या है। अपर लिम्ब पूरा कंप्लीट हो गया, थोरैक्स पूरा कंप्लीट हो गया, तो यू शुड बी एबल टू नो कि मस्ट नो क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ सबसे पहली है विच यू शुड अंडरस्टैंड। नंबर सेकेंड, देर इज़ अ रेलेवेंस ऑफ 10 ईयर पेपर्स, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, हर यूनिवर्सिटी में 10 साल में या लास्ट 5 ईयर्स में कोई नया मेडिकल कॉलेज है तो 5 साल में, 2 साल में, जो भी 10 ईयर्स में, लास्ट 5 ईयर्स में कुछ पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे तुम्हें अपने सीनियर से या फैकल्टी से या रेजिडेंट से। ट्राई टू फेच देम, ठीक है। मोस्ट लाइकली वो एक ही पैटर्न पे होते हैं, टॉपिक्स वही रहते हैं, 1 या 2 टॉपिक्स किसी यूनिवर्सिटी में किसी मेडिकल कॉलेज में वेरी करते हैं, बट 90% टॉपिक्स सेम रहते हैं, ठीक है। पैन इंडिया, पैन कहीं पे भी पढ़ोगे एनाटमी को, वो टॉपिक्स सेम रहेंगे। सो वो 10 ईयर के पेपर के टॉपिक्स उसमें से निकाल के यू कैन मेक 2 काइंड ऑफ लिस्ट्स, ठीक है, जो कि मैंने भी अपने टाइम पे MBBS में बनाई थी। सो नंबर 1, और इससे कभी सप्ली नहीं आएगी, तुम गारंटी करते हो, मतलब आई कैन गारंटी कि यू विल पास तो कंफर्म हो ही जाओगे, टॉप करना या नहीं करना वो तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। पास, मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए ये काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फेल हो गए दैट इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक। फिजिकल ट्रॉमा प्लस मैंने कहूँगा मेंटल ट्रॉमा सबसे ज़्यादा होता है। अब फिजिकल एग्जर्शन होगा, दोबारा वही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, प्लस मेंटल ट्रॉमा, लोग क्या कहेंगे, प्लस डिप्रेशन होगा, वो सब चीज़ों से बचने के लिए ट्राई टू मेक दिस एफर्ट। 10 ईयर के पेपर उठाओ, नहीं मिले तो यूनिवर्सिटी के 10 ईयर के टॉपिक्स उठाओ, सीनियर से लो, फैकल्टी से, रेजिडेंट से, जहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। एंड लिस्ट बनाओ, नंबर 1 दैट इज़ द सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं सुपर इसलिए वर्ड ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखूंगा तुम उसको इग्नोर कर देते हो, सुपर के साथ तुम्हारा थोड़ा ध्यान जाता है, सुपर मोस्ट, ठीक है। सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके। अब ये वाले टॉपिक्स वो वाले हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं, हर 1 साल में या 1 साल में 3 बार पूछ लिया गया, प्री टर्म में भी आ गया, टर्म में भी आ गया, फिर सेकेंड टर्म में भी आ गया, बार बार वो क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस, एंड यही सेम पैटर्न जब नीट PG एंट्रेंस एग्जाम यानी कि नेक्स्ट एग्जाम की भी तैयारी करोगे, सेम पैटर्न पे यू कैन प्रिपेयर। टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, पर टॉपिक्स तो जैसे मान लो ब्रेकियल प्लेक्सस है, टेक एन एग्जांपल, ब्रेकियल प्लेक्सस इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन कुछ ना कुछ ब्रेकियल प्लेक्सस में से आना ही आना है, ठीक है। अब चाहे वो अब्स पैरालिसिस आ जाए, चाहे क्लम्प केस पैरालिसिस आ जाए, चाहे वो कोई भी नर्व की इंजरी आ जाए या ब्रांचेस आ जाए, ब्रेकियल प्लेक्सस की डायग्राम भी आ सकती है बनाने को, दे कैन बी अ लॉट ऑफ वेरिएशंस। टॉपिक क्या है, ब्रेकियल प्लेक्सस, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए जो कि हर 1-2 साल में हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, इसी में से वाइवा में भी पूछ रहे हैं। थ्योरी एग्जाम तो हो गया, प्रैक्टिकल में भी ब्रेकियल प्लेक्सस दिखा दो, कैडेवर में प्रोसेक्टेड पार्ट्स से कटे हुए पार्ट्स रखे हैं, सॉफ्ट पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, उसमें दिखा दो ब्रेकियल प्लेक्सस कैसे दिख रहा है, क्या क्या वेन्स क्या क्या नर्व्स दिख रही हैं, प्लस उसके रिलेटेड क्लिनिकल पढ़ लो, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट, हैंड रिटन लिस्ट होनी चाहिए सबके पास, ठीक है, टू पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। सेकेंड लिस्ट बना सकते हो, दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। अब तुम कहोगे कि जो लिस्ट हमने बनाई उसमें सर हमने ब्रेकियल प्लेक्सस, क्यूबिटल फोसा के बाउंड्रीज, कंटेंट्स, हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे लिख दिए, वो सुपर मोस्ट में आ गए। अब उसके अलावा भी सर टॉपिक्स हैं, रेडियल नर्व के कुछ रिलेशंस लिखे हुए हैं, कहीं एक आर्टरी पे पोस्टीरियर इंट्रोस्टिस नर्व पे शॉर्ट नोट आया हुआ है, सर वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत बार नहीं आया हुआ, 1-2 बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में तुम्हारी लिस्ट बनेगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि फर्स्ट यू विल स्टडी एंड कवर द फर्स्ट लिस्ट, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीटेडली आस्क्ड वाला पढ़ के ख़त्म करोगे, एग्जाम से एक रात पहले भी रिवाइज सबसे पहले इसी को करोगे, उसको टिक करते रहोगे लिस्ट को, एंड देन यू विल कवर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट, ताकि एग्जाम से पहले
एक हफ्ते पहले तुम्हारा पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई टॉपिक अगर कोई क्लास में बोले वो डिस्कस ही नहीं हुआ है, वो तुमने कभी खोला ही नहीं, किताब से पढ़ा ही नहीं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज अबाउट दी लिस्ट जो तुम्हें बनानी है। अब तुम्हें ये समझ में आ गया तुम्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी तुम सब कुछ पता है तुम्हें, लेकिन याद नहीं रहता है, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत एनाटॉमी में, ठीक है। सो इसका भी इलाज है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस्ड रेपिटेशन, ठीक है। और एक और एंटिटी है दैट इज नोन एज पिक्चर मेमोरी। मैं दूसरी साइड लिख देता हूं, जस्ट होल्ड ऑन। स्पेस्ड रेपिटेशन एंड पिक्चर मेमोरी। अब ये क्या चीज है? स्पेस्ड रेपिटेशन मतलब आज पढ़ा, उसके बाद 2 दिन बाद या 3 दिन बाद दोबारा उसको खोल के पढ़ा, या 1 हफ्ते बाद दोबारा पढ़ा, फिर उसके बाद 1 महीने बाद दोबारा पढ़ा, और फिर 6 मंथ्स के बाद दोबारा पढ़ा। लेकिन ये पॉसिबल था अभी 11-12 तक। अब सिलेबस इतना वास्ट है, इतनी सारी किताबें हैं, इतना सारा सिलेबस है, कैसे रिपीट करोगे? एक बार भी हो जाए तो सर बहुत बड़ी बात है कि एक बार मैं पढ़ पा रहा हूँ, है ना। तो इसका तोड़ है पिक्चर मेमोरी, जो कि मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था और आज तक आई एम फॉलोइंग दिस, ठीक है। एक्चुअली दिस इज सेल्फ ट्राइड टेस्टेड मेथड दैट इज पिक्चर मेमोरी। अब इसको कैसे यूटिलाइज करोगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फोटोज देखते रहो, येस दैट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन पिक्चर मेमोरी का मतलब है आज मैंने सपोज करो ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा, ठीक है, अपनी किताब से अपने नोट से ब्रेकियल प्लेक्सस डायग्राम ड्रॉ करके अच्छे से पढ़ा, उसकी क्लिनिकल पढ़ी। अब मुझे 3 दिन बाद क्लास में लेक्चर में दोबारा ये चीज़ सुनने को मिली, मैंने 1 हफ्ते बाद मे बी डायसेक्शन में देखा, या 2 दिन बाद दोबारा देखा, या किसी दोस्त ने मुझे क्वेश्चन पूछा डीएच में, मुझे नहीं आता था और मैंने फिर उसको रिवाइज करना चाहा। तो अब यहाँ पर कैच है, उसी जगह से जहाँ फर्स्ट टाइम पढ़ा था उसी पेज को खोल के ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ो, अपनी ही किताब अपने ही नोट्स से। उससे क्या होगा, ना चाहते हुए सबकॉन्शियसली वो पेज, वो इमेज पेज की स्टोर हो जाएगी। अब धीरे धीरे जितनी बार बार देखोगे, 2-3 बार 4 बार, और एग्ज़ाम से पहले तो पढ़ना ही है, देखना ही है, तो 2-3 बार और देख लोगे तो मेन फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम तक एटलीस्ट 10 टाइम्स तुम देख चुके होगे, चाहे चाहते चाहे ना चाहते, डिस्कस करते हुए, कभी किसने सुना किसने पढ़ा, यार ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, डिस्कस किया, तो वो देख चुके होगे। तो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स मिनिमम हर टॉपिक को एक बार ना चाहते हुए भी यू वुड हैव सीन इट, दैट इज नोन एज पिक्चर मेमोरी। अब पिक्चर मेमोरी का बेनिफिट जब एग्जाम में रिकॉल करने की कोशिश करोगे, सो तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ी सी पिक्चर याद होगी, अच्छा उस पेज में राइट हैंड कॉर्नर में वो डब्बा दे रखा था, उसमें वो टेक्स्ट लिखा हुआ था। अब कुछ हल्का सा अगर ये इमेज भी दिमाग में है ना, ट्रस्ट मी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, शायद नीट में तुमने क्रैक करते वक्त भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, वो चीज़ याद आ जाती है एंड यू विल बी एबल टू रिकॉल दैट। और बेटर ऑप्शन है कि यू कैन हैव अ लुक एट द ग्रेज एनाटमी स्टूडेंट्स एडिशन, ठीक है, ग्रेज एनाटमी स्टूडेंट्स एडिशन। ओके, ये स्टूडेंट्स एडिशन एक किताब है, ठीक है, इस किताब को ज़रूर देख सकते हो सारे टॉपिक्स के लिए। इसमें स्टैंडर्डाइज्ड इमेजेस दे रखी हैं जो कि एनाटॉमिकली दे आर वेरी करेक्ट और फर्स्ट ईयर के लेवल पे वो अंडरस्टैंडेबल है। तो उन इमेजेस को, टेक्स्ट पढ़ो नहीं पढ़ो इट्स अप टू यू, बट उस पूरे एक्सट्रीमिटी की सारी ग्रेज की इमेजेस को एक बार ज़रूर देखो। मैं रिकमेंड करूँगा नेटर्स भी देख पाओ तो देखो, बट अगर नहीं देख पाओ इट्स ओके, कोई भी एक किताब ग्रेज या नेटर्स जो भी तुम्हें इजी लगे, उन दोनों में से यू जस्ट हैव अ लुक एट दी एंटायर इमेजेस। मन नहीं करा पढ़ने का, ईयरफोन लगा लो, ईयरफोन लगा के इमेजेस देख डालो, इंटरेस्ट बन ही जाएगा। बातें करते करते भी इमेजेस देख सकते हो, बस देखना है, ड्रॉ करके प्रैक्टिस करो नहीं करो उस टाइम पे चलेगा। फर्स्ट हैंड टाइम पे एक बार इमेजेस नज़र मार लो, ट्रस्ट मी, सारे स्ट्रक्चर्स कैसे बॉडी में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, थोड़ा सा ओरिएंटेशन बनना शुरू होगा, इंटरेस्ट बनेगा, चीज़ें याद रहेंगी। फिर BD चौरसिया या विश्राम सिंह या जो भी योगेश सर जो भी किताब पढ़ोगे तुम, यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट, और तुम गलतियां भी निकाल पाओगे, अच्छा इस बुक में ये चीज़ यहाँ सही से नहीं बनी हुई, सो लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली, सो दैट इज़ द कैच, ठीक है।
And plus there is another book which you can refer, that is Macmillan's Atlas. ठीक है, मैंने अपने टाइम पे इसका हार्ड कॉपी परचेज किया हुआ था, बट इफ़ यू हैव द सॉफ्ट कॉपी दैट इज़ ओके. ठीक है, नहीं हो तो मेरे से ले लेना, नो प्रॉब्लम. सो Macmillan's Atlas की सॉफ्ट कॉपी रखो अपने पास एंड विजुअलाइज ऑल दीज इमेजेस. इसमें क्या है डिफरेंस, देयर आर रियल टाइम कैडेवरिक लेबल्ड इमेजेस गिवन इन दिस बुक, जो कि एग्जैक्टली जो कैडेवर में दिखता है सेम इस बुक में अच्छी हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, ग्लोबली स्टैंडर्ड बुक है. सो यू कैन हैव अ लुक एट दीज इमेजेस और अंडरस्टैंडिंग बेटर बनेगी. ठीक है, सो दैट्स अबाउट द इंट्रोडक्शन जो यू शुड नो अबाउट हाउ टू मास्टर एनाटमी. आई थिंक अभी तक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. ठीक है, अब हम आते हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ पे, दैट इज हाउ टू एस द थ्योरी एग्जाम. अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे थ्योरी एग्जाम के बारे में. अभी तक मेरे ख्याल से कुछ बच्चे एग्ज़ाम दे चुके होंगे या फिर देने वाले होंगे, अपकमिंग एग्ज़ाम होगा. सो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स. पहली चीज़, नंबर 1, यूज ऑलवेज अ ब्लैक पेन फॉर हेडिंग्स. ओके, मैं ब्लैक पेन से ही लिख देता हूँ ताकि याद भी रहेगा तुम्हें. यूज अ ब्लैक पेन फॉर हेडिंग्स. ओके, सो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि यू कैन सेव योर टाइम ऑल्सो एंड ऑल्सो इट कैन गिव यू बोनस मार्क्स. मान लो एग्जामिनर था, उसको तुम्हारी कॉपी चेक करनी है, फर्स्ट आंसर सेकंड आंसर शुरू हो गया, उसको डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा है बिकॉज सब कुछ ब्लू कलर से लिखा हुआ है. तो हेडिंग मतलब क्वेश्चन आया ब्रेकियल प्लेक्सस पे, तो हेडिंग डाल दी ब्रेकियल प्लेक्सस. उसके नीचे अगर क्वेश्चन आया हुआ है अर्ब्स पैरालिसिस पे, तो हेडिंग डाल दी अर्ब्स पैरालिसिस, कैपिटल लेटर में डब्बा बना दिया एंड देन उसके बाद लिखना शुरू किया, ये डायग्राम बनाई. दैट विल मेक द एग्जामिनर नो कि ये आंसर यहाँ तक ख़त्म हो गया है, फिर दूसरा आंसर शुरू हो रहा है. एग्जामिनर को सबसे ज़्यादा पक्की पकाई खिचड़ी देनी है ताकि यू कैन गेन मोर मार्क्स. उसको मेहनत नहीं करवानी, मतलब उसको आंसर शीट देखते ही सब कुछ बहुत आराम से क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए तुम्हारे आंसर्स में, तो ही यू विल गेन मोर मार्क्स. मान लो कोई क्वेश्चन था जो कि पहले 4-4 नंबर के क्वेश्चन थे, फिर 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे और फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, और तुमने बिना ब्लैक पेन से सब कुछ ब्लू कलर से पूरा ब्लू कर दिया एकदम टेक्स्ट, पता ही नहीं चल रहा कौन सा क्वेश्चन कहाँ खत्म हो रहा है. तो जल्दी में ये गलती हो सकती है कि वहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन, मतलब जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें गलती से 2 नंबर दे दिए या गलती से तुम्हें 1 नंबर दे दिया. सो इट कैन हैपन. ठीक है, तो ये मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए बेस्ट है यू राइट द ब्लैक पेन से हेडिंग्स, सिंपल. ऑल्सो नेवर यूज नो रेड कलर. ठीक है, रेड कलर कभी नहीं यूज करना है. ठीक है, कहीं पे भी ना लिखने के लिए, कहीं पे भी ना हेडिंग लिखनी है लाल से, ना डायग्राम की लेबलिंग करनी, कहीं पे भी रेड कलर से कुछ नहीं करना है. वेरी क्लियर अबाउट दिस. ओके, नंबर 2 पॉइंट, use time management for your paper. Okay, completing the paper. Use effective time management according to marks distribution. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्टली सब बच्चे पूछते हैं कि सर कितना लिखें, 5 नंबर क्वेश्चन आगे कितना लिखें, 10 नंबर में कितना लिखें, राइट. So according to marks distribution. अब मान लो पहला क्वेश्चन आया 2-2 नंबर के इन्यूमरेट. ठीक है, इन्यूमरेट द स्ट्रक्चर्स फलाना. ठीक है, 2-2 नंबर के हैं, उसमें यू आर राइटिंग फुल 1-1 पेज. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का जिसमें तुमने लिखा 1 पैराग्राफ, तो नंबर नहीं मिलेंगे. 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 ही नंबर मिलेंगे. ठीक है, और 5 नंबर के क्वेश्चन में 4 मिलेंगे या 4.5 मिल जाएंगे मैक्सिमम. ठीक है, या बहुत ही कोई दयालु एग्जामिनर हुआ तो वो 5 दे देगा, लेकिन मिलते नहीं है. ठीक है, 4 या मैक्सिमम 4.5, उससे ज़्यादा मिलने के चांसेस नहीं है. ठीक है, तो अब क्या करना है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर ध्यान देना है. अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो अकॉर्डिंगली उसमें सारी चीज़ें फिट होनी चाहिए. अब एनाटमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लेंथ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती. अगर तुमने
10 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, डजेंट मैटर। अगर तुमने अच्छे सारी चीज़ें लिख रखी हैं, सारी डायग्राम्स बना रखी हैं, क्लिनिकल बॉक्सेस बना रखे हैं, लेबल कर रखे हैं डायग्राम्स, लेजेंड्स दे रखे हैं, एरो डायग्राम्स बना रखा है, पॉइंट वाइज या फ्लो चार्ट्स बना रखे हैं, तो यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, सो यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो अकॉर्डिंगली अपना 1 पेज या 1.5 पेज जितना भी तुम्हें एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ, यू कैन डू। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो सब हेडिंग्स डाल के अच्छे से 2 या 3 पेज में प्रॉपर तरीके से लिखना है। ठीक है, पेजेस डजंट मैटर, बिकॉज कोई छोटी किताब भी हो सकती है इसमें, यूर राइटिंग कोई बड़ा पेज A4 भी हो सकता है, तो आई कैन नॉट से कि 2 पेज ही लिखने हैं, ऐसा नहीं मैं कह सकता। ठीक है, सो यू हैव टू सी द कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन, जितना तुम लिख सकते हो उसके अंदर। ठीक है, बट योर थिंग्स शुड बी कंप्लीट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें चीज़ें तुमने छोड़ दी हैं। ठीक है, Number 3, you have to use a yellow highlighter at the last. Highlight keywords. Sorry. Highlight keywords at last. ठीक है, येलो हाइलाइटर उठा सकते हो और कीवर्ड्स को इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो। फ्लोरोसेंट हाइलाइटर्स भी आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे पूरे सेंटेंसेस को हाईलाइट कर दो, उससे नंबर कट जाएंगे, शाबी लगेगी कॉपी, इरिटेट हो जाएगा एग्जामिनर। सो यू हैव टू ओनली हाईलाइट, जैसे पूरी कॉपी में पूरे पेज पे सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स, की वर्ड्स को येलो कलर से हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता होगा कि अच्छा इस क्वेश्चन में, इस आंसर में इसने ये मेन कीवर्ड लिखा है, तो वो तुम्हें नंबर पहले से दे देगा। तो अगर कुछ 1-2 चीज़ें गलती भी करी होगी तो वो हो सकता है इग्नोर भी कर दे। ठीक है, सो और प्लस जो हाईलाइट कर रहे हो कीवर्ड्स, उनमें स्पेलिंग ठीक हो, बच रहा है गलत स्पेलिंग वाले कीवर्ड्स को तुमने येलो से हाईलाइट कर दिया, फिर तो नंबर कट ही जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नंबर 4, यूज़ फ्लो चार्ट्स। Use flowcharts and also the bullet points wherever you can. ठीक है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स और बुलेट पॉइंट्स यूज़ करो, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज़ द की। मास्टर शेफ देखते हो गया, आई गेस मास्टर शेफ, जो मास्टर शेफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया सब आता था, उसमें क्या है, सबको खाना बनाने का टास्क दे दिया जाता है, खाना सबको बनाना आता है, शेफ्स है वो, मास्टर शेफ्स है। ठीक है, लेकिन कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, क्यों? क्योंकि किसी की प्लेट बहुत सुंदर होती है, किसी की प्लेट बहुत ही बेकार होती है, या उसको प्रेजेंटेशन नहीं आता। तो कोई ऐसा बच्चा जो 2 दिन पढ़ा है और कोई ऐसा बच्चा जो 1 हफ्ता पढ़ा है, ठीक है, हो सकता है वो 2 दिन पढ़ा हुआ बच्चा टॉप कर जाए और वो 1 हफ्ता हुआ बच्चा पढ़ा हुआ उस एग्जाम में फेल हो जाए। पॉसिबल है, ठीक है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। क्यों? प्रेजेंटेशन। 2 दिन पढ़े हुए बच्चे को सब पता है कैसे प्रेजेंट करना है, एग्जामिनर को कैसे पके पकाए खिचड़ी सुंदर सुंदर प्रेजेंट करके देनी है। इन्फॉर्मेशन दोनों को आती है, लेकिन प्रेजेंट करना नहीं आता है, तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो बुलेट पॉइंट्स, पैराग्राफ्स अवॉइड करो लिखना, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे पैराग्राफ्स पढ़ने बैठे, पैराग्राफ्स में गलतियाँ भी बहुत निकलती हैं। बुलेट पॉइंट्स दो, बुलेट पॉइंट्स में भी ऐसा नहीं कि बुलेट पॉइंट एक दिया और फिर बड़ा सा पैराग्राफ लिख दिया, वो नहीं, छोटे छोटे एक सिंगल 1 लाइनर 2 लाइनर के फॉर्म में बुलेट पॉइंट्स बनाओ, स्पेस बनाओ बुलेट पॉइंट्स के बीच में, ताकि एग्जामिनर को दिखे तुम क्या लिखना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, एंड फ्लो चार्ट्स बना सकते हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि वो चीज़ एकदम क्लियरली विजिबल हो जाती है। मैं अपनी क्लासेस में फ्लो चार्ट्स यूज़ करता हूँ, यू हैव ऑलरेडी सीन माई क्लासेस। ठीक है, नंबर 5, यू हैव टू राइट applied anatomy. You have to write applied anatomy as a note in all answers. ठीक है, जो कि 5 से लेकर 15 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन नहीं, इनफैक्ट 3 नंबर के क्वेश्चन में भी लिख सकते हो। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी लिख सकते हो, बस 2 मार्क्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 मार्क्स में तो एन्यूमरेट के क्वेश्चन होंगे, जो 1 वर्ड क्वेश्चन होंगे, उस फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, तो उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट अप्लाइड एनाटमी एक हेडिंग डालनी है, और जो अभी नोटिस करो कि मैंने जितनी क्लासेस ली है सब में अप्लाइड एनाटमी बताई है। जो बुक्स में दे रखी है तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स में, जो तुम पढ़ते हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन सब से भी ज़्यादा क्लिनिकल मैंने बताई है, क्योंकि और एनाटमी की बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स हैं। तो बेस्ट है जो किताब जो आइडियली सबको पढ़ना चाहिए फर्स्ट ईयर में, दैट इज़ द स्नेल्स क्लिनिकल एनाटमी। ठीक है, और एक और किताब आती है कीथ एल मूरे,
ओके, कीथ एल मुरे। ओके, ये सारी जो किताबें हैं ये फॉरेन ऑथर्स की हैं, लेकिन दे आर वेरी गुड इन टीचिंग यू एनाटॉमिकल बेसिस और क्लिनिकल एनाटमी। उसमें डायग्राम्स भी बनी हुई हैं बहुत सुंदर, क्लिनिकल केसेस लिखे हुए हैं अच्छे अच्छे, जो कि एसडीएल्स के फॉर्म में तुमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ठीक है। एर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर, ईसी के फॉर्म में केस सिनेरियोस पूछे जा सकते हैं। यूएसएमएलई पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट एड की किताब आती है यूएसएमएलई की, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी कहीं ना कहीं उसी से डिराइव्ड है। तो इफ़ यू रीड इन योर फर्स्ट ईयर स्नेल्स और कीथ एल मुरे, चाहे सॉफ्ट कॉपी पढ़ो हार्ड कॉपी पढ़ो, डजेंट मैटर, बट यू शुड रीड दिस एंड ट्राई टू राइट अप्लाइड एनाटॉमी इन ऑल द टॉपिक्स, सब टॉपिक से लिंक, क्योंकि एग्जामिनर वाइवा में भी पूछेगा ये, ठीक है। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद अप्लाइड एनाटॉमी अगर अच्छे नंबर चाहिए। नंबर 6 यू हैव टू, अच्छा बिफोर आई टॉक अबाउट द डायग्राम, एक चीज़ और कि यू हैव टू ऑल्सो रीड एनी मसल अटैचमेंट। मान लो ओरिजिन है, इंसर्शन है, सपोज फॉर एग्जांपल हम ये पता है कि ह्यूमरस की जो मसल्स अटैच्ड हैं वो फाइनली जाएंगी रेडियस डिस्टल, मतलब प्रॉक्सिमल और डिस्टल बोन्स दोनों साथ में लेके पढ़ना है। इफ़ यू आर रीडिंग एनी मसल्स, ठीक है, तो कोई भी मसल जो पढ़ रहे हो, सपोज स्कैपुला से कोई मसल जा रही है जो ह्यूमरस पे अटैच हो रही है, तो दोनों बोन्स को हाथ में लो, या फिर अपने साथ ये वाली ये एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ नोन एज कंप्लीट एनाटमी, ठीक है। कंप्लीट एनाटमी की एप्लीकेशन है जिस यू कैन डाउनलोड एज अ फ्री ऐप, ठीक है। इसमें मसल्स और ये सब पेड ऐप में है, बट स्केलेटल सिस्टम इज़ कम्प्लीटली फ्री, ठीक है। सो स्केलेटल सिस्टम में एक एक बोन को यू कैन रोटेट, isolate, you can rotate, isolate, read about the entire skeleton system in detail including muscle attachments, parts, landmarks, even connective tissue लगा सकते हो इसमें, ठीक है। there's a lot of things which I also use. if you see सारी क्लासेस में जहाँ जहाँ रेलिवेंट है आई एम एडिंग 3D मैक्सिमम, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आई कैन ऐड, ठीक है, क्योंकि 3D इस टाइम पे सबसे ज़्यादा कोई भी नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। सो 3D में चीज़ें जो समझ में आती हैं वो नहीं समझ में आती है, बीटिंग हार्ट देख सकते हो, ठीक है। सो यू कैन रीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स बेटर इफ़ यू सी दीज स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो हैव अ लुक एट माई क्लासेज एंड यू विल अंडरस्टैंड दीज रेलेवेंस ऑफ 3D एनाटमी, ठीक है। सो वीनस स्ट्रक्चर्स, लिम्फेटिक्स, नर्व्स, ठीक है, मसल्स भी लगा सकते हैं इसमें सुपरफिशियल ऊपर, ठीक है, मसल्स सारी लगा सकते हैं, एंड यू कैन हैव ऑल दीज अदर सिस्टम्स। तो यू कैन रीड एवरीथिंग इन डिटेल। इवन मैंने इंस्टाग्राम में 3D के आगे ऑगमेंटेड रियलिटी में कुछ रील्स भी बनाई हैं, इफ़ यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सो यू विल अंडरस्टैंड कि एनाटमी इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। इफ़ यू रीड अबाउट इट प्रॉपरली यू विल नॉट मिस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके। सो 3D में चीज़ों को एनालाइज करो, एक पिक्चर दिमाग में बनाओ ताकि यू कैन रिमेंबर बेटर, ठीक है। सब कुछ खेल याद रखने का है। सो अगर कोई मसल पढ़ रहे हो या अटैचमेंट्स पढ़ रहे हो तो दो बोन्स को साथ में पढ़ो, प्रॉक्सिमल डिस्टल बोन्स को साथ में लेके पढ़ो 3D में, या अपने हाथ में बोन्स अगर रख रहे हो, सो दैट यू कैन रिमेंबर कि उसकी मसल्स कैसे ओरिएंटेड है, ओरिजिन कहाँ से ले रही है, इंसर्शन कहाँ पे ले रही है, प्लस अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो मसल्स का एक्शन क्या होगा, ठीक है। नर्व सप्लाई तो आसान ही है बिकॉज वो कंपार्टमेंट्स में मसल डिवाइडेड है, तो कंपार्टमेंट वाइज यू कैन रिमेंबर द नर्व सप्लाई। एक दो का एक्सेप्शन होगा, हाइब्रिड मसल्स होंगी, बट मोस्टली यू विल बी एबल टू रिमेंबर, ठीक है। नंबर 6, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्रॉ डायग्राम्स वेयर एवर पॉसिबल, ठीक है। सो एक्चुअली एनाटमी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स, ठीक है। सो जितना ज़्यादा डायग्राम्स बनाओगे उतना ज़्यादा नंबर पाओगे, सीधी सी बात, ठीक है। एंड इसका तरीका क्या है, ड्रॉ विद, सामने अपने किताब रखो या PDF जो मैंने बनाई है, यू जस्ट हैव द PDF और द गुड टेक्स्ट बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड ड्रॉ द स्केच डायग्राम थ्रू योर हैंड ऑन अ रफ पीस ऑफ पेपर। अगर पेपर बर्बाद नहीं करना है, आजकल iPad है, एप्पल पेंसिल है, यू कैन यूज़ टैबलेट्स, पेंसिल्स टू ड्रॉ, या फिर एक छोटे बच्चे ड्राइंग के लिए स्लेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। यू कैन प्रैक्टिस यूजिंग दैट, जो 1 बटन प्रेस करते ही वो पूरा साफ हो जाता है, उसमें शेप की प्रैक्टिस करो, ठीक है, सो दैट यू कैन ड्रॉ डायग्राम्स बेटर, ओके। सो अब हम डायग्राम्स पे आते हैं। थ्योरी एग्जाम में नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज द डायग्राम्स। अच्छी डायग्राम कैसे बनाएं, ओके।
सो डायग्राम्स के लिए देयर आर सर्टन थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर, ठीक है, फॉर एनी डायग्राम एनी एनाटमी. नंबर 1 आउटलाइन, ठीक है. सपोज करो अपर लिम्ब पढ़ रहे हो, सो हैव अ ओरिएंटेशन की अपर लिम्ब में जो बोन्स है, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस अन्ना, हैंड वाला स्ट्रक्चर, कार्पल बोन्स का वाला, थोड़ा सा एक स्केलेटल फ्रेमवर्क बना के प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए, जो कि आना ही है, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, किसी पे भी लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाता है, ब्रेकियल प्लेक्सस, तो उसी स्केलेटल फ्रेमवर्क के ऊपर वो स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दो, उसके कोर्स, रिलेशंस, ब्रांचेस सब दिखा सकते हो. कोई मसल पे शॉर्ट नोट आ जाए तो ये स्केलेटल फ्रेमवर्क बना के उससे मसल अटैचमेंट दिखा दो, यू विल गेन मोर मार्क्स, ठीक है. फेस, अगर हेड नेक पढ़ेंगे हम, फेस का सजाइटल सेक्शन एक प्रैक्टिस कर लो बना बना के, बार बार, एक बार में नहीं होगा, बार बार बना के देखो, प्रैक्टिस करो, हाथ से निकालो. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे डायग्राम, उतना ही एग्जाम में डायग्राम बनाने का मन करेगा, वरना डरते रहोगे, डायग्राम ड्रॉ ही नहीं करोगे, ठीक है. नंबर 2 द साइज ऑफ द डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट. मैं देखता हूँ बच्चों को, सपोज यही एक शीट है जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं, ये पूरी एक शीट है. अब इस पूरी शीट में उनको डायग्राम बनाना है, आता नहीं है ढंग से, याद नहीं है, या शेप नहीं प्रैक्टिस करी हुई बहुत ज़्यादा, तो कोने में छोटी सी डायग्राम बना देंगे, उसके 1-2 लेबल्स लगा देंगे, बस ख़त्म, नंबर नहीं मिलेंगे. हैव, अगर मान लो A4 शीट है, अभी तो लैंडस्केप व्यू में हम बात कर रहे हैं, बट A4 शीट में एटलीस्ट अगर मान लो ये शीट है तो हाफ पेज पे तो डायग्राम बनाओ कम से कम, एंड देन स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम दिस पार्ट, ठीक है, ताकि इस पूरे पार्ट में डायग्राम क्लैरिटी से दिखे, सारे लेबल्स को बनाओ, सारे स्ट्रक्चर्स को अच्छे से दिखाओ, ताकि नंबर मिलेंगे, वरना नंबर मिलने बड़े मुश्किल है, ठीक है. डायग्राम्स बनाने के बाद भी नंबर नहीं ले पाते हो, ठीक है. नंबर 3 लेबलिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अब लेबलिंग कैसे करें, लेबलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैसे हो जाती है, बिकॉज इफ़ यू सी दिस डायग्राम, एक एग्जाम्पल के तौर पे आई एम जस्ट गिविंग दिस डायग्राम, ठीक है. अब अगर मान लो मुझे इस पे स्ट्रक्चर्स को लेबल करना है, मैंने कोई भी स्केच डायग्राम भी बना दी, ठीक है. सो आई कैन डू 1 लेबल हेयर, दिस द लंग्स, ये डायग्राम हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है. देन अगर मान लो वी नीड टू लेबल द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज़ द विसरल प्लूरा, ठीक है. फिर हम पैराइटल प्लूरा लेबल करना चाह रहे हैं, ठीक है. ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक्स में जो एटलसेस में देखते हो, देयर आर अ लॉट ऑफ लेबल्स डन, ठीक है. वो क्या करेंगे, वो हर स्ट्रक्चर को लेबल करते हैं, ठीक है. लेकिन हम जो स्केच डायग्राम एग्जाम में बनाएंगे, उसमें हमें स्पेसिफिकली जो पूछा है वही दिखाना है, तो हम 1, 2, 3, 4 चीज़ें दिखाना चाहेंगे, तो वही लेबल करेंगे, उसी को अच्छे से लेबल करना है. तो अब हाउ वी कैन डू दिस, तो स्ट्रेट लाइन्स खींचने की कोशिश करना, ट्राई टू मेक स्ट्रेट लाइन्स. तो यहाँ पर एक मान लो इंटरकॉस्टल वेन दिखानी है, इंटरकॉस्टल आर्टरी दिखानी है, ठीक है, सॉरी, इंटरकॉस्टल आर्टरी दिखानी है, देन इंटरकॉस्टल नर्व दिखानी है, ठीक है. सो ये हम इस तरीके से लेबल करके अपने स्ट्रक्चर्स दिखा सकते हैं, ठीक है. एंड ट्राई टू कीप ऑल योर लेबल्स ऑन द राइट साइड, मतलब ट्राई करो, ठीक है. एंड दूसरी चीज़ व्हाट यू कैन डू इज़, जो लेबल्स हैं उनको एक सीधी लाइन में रख सकते हो. हैव अ लुक, यहाँ पर अब मैं लेबलिंग करूँगा तो एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर है, ऐसा नहीं होना चाहिए एक लेबल यहाँ जा रहा है, एक लेबल यहाँ ख़त्म हो गया, एक लेबल यहाँ तक जा रहा है टेढ़ा मेढ़ा, तो वो अच्छी सुंदर डायग्राम भी शाबी हो जाएगी. तो लेबलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे करते हो, ठीक है. छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इट कैन फेच यू मोर मार्क्स. अब ऑब्वियसली मान लो ये स्किन वाला पार्ट मुझे लेबल करना है, तो ऑब्वियसली मैं अब इस केस में अगर मुझे स्किन लेबल करना तो मैं ऐसे करूँगा नहीं, मतलब आई विल नॉट डू इट लाइक दिस. तो इससे क्या होगा, ये सारे स्ट्रक्चर को मैं काटता हुआ जा रहा हूँ, आई विल नॉट डू दिस. या अगर मुझे यहाँ पर लेबल करना है तो मैं इसको ऐसे काटते हुए लेबल कर दूँ, डोंट डू दिस, ठीक है. तो व्हाट यू नीड टू डू, 1-2 लेबल्स अगर करने ही पड़ जाएँ इस साइड पे तो चलेगा. अगर मान लो स्किन यहाँ पर लेबल करना चाहते हो, दैट इज़ ओके. सुपरफिशियल फेशिया यहाँ पर लेबल करना चाहते हो, दैट इज़ ओके. मसल्स को अगर लेबल करना चाहते हो तो इस तरीके से यू कैन मेक अ लेबल्स फॉर दीज मसल्स, इट इज़ पॉसिबल. बट ट्राई टू कीप मैक्सिमम लेबलिंग ऑन द राइट साइड, ठीक है. ट्राई करो कि मैक्सिमम लेबलिंग आपकी राइट साइड पे ही हो, ठीक है. प्लस अब और क्या कर सकते हो, बेटर सुंदर डायग्राम बनाने के लिए ऑलवेज ड्रॉ एन एरो डायग्राम, ठीक है. ऑलवेज ड्रॉ एन एरो डायग्राम, ओके. एरो डायग्राम अच्छी अच्छी बुक्स में इफ़ यू विल सी डायग्राम, यू विल ऑलवेज सी यहाँ पर लेफ्ट राइट, ठीक है, सुपीरियर इन्फीरियर इस तरीके से लिखा रहता है, ठीक है, इफ़ यू फोकस, ओके. एंड वो डिपेंड करेगा कि विच इमेज यू आर ड्राइंग, ओके. सो मान लो
यहाँ पर लेफ्ट है, राइट है, सुपीरियर, इन्फीरियर। अब इसमें यू हैव टू राइट इट कंप्लीटली, ठीक है। सुपीरियर को पूरा लिखना है, सुपीरियर, ठीक है। एस लिख के नहीं छोड़ देना है, एल लिख के नहीं छोड़ देना है, ठीक है। यू हैव टू राइट इट कंप्लीट वर्ड्स एंड ऑलवेज यूज एन एरो डायग्राम, ठीक है। नेवर मिस दिस एरो डायग्राम। तो इस केस में मान लो हमें इस डायग्राम के लिए देखना है, तो सुपीरियर, इन्फीरियर या अपर और लोअर जो भी कहना चाहो, ठीक है। यहाँ पर डीप पार्ट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर सुपरफिशियल हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से ऑलवेज ड्रॉ एन एरो डायग्राम, ओके। आई एम जस्ट शोइंग यू हेयर इन अ बेटर मैनर, ओके। सो एरो डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट और क्या चीज़ है जो सब लोग मिस कर जाते हो, ऑलवेज राइट अ लेजेंड और आई कैन से कैप्शन फॉर एनी इमेज, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मान लो हमें दिखाना है तो हम बोल सकते हैं कि स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन, मान लो अगर इफ़ यू हैव ड्रॉन, अब जो बना रहे हो दैट इज़ अ स्केच ओनली, ठीक है। जो भी ड्रॉ करोगे एग्जाम में दैट इज़ अ स्केच। सो ऑलवेज यूज द वर्ड स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ XYZ स्ट्रक्चर, या जो भी दिखाना चाहते हो, स्पेसिफिकली फोकस करना चाहते हो तो स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, ताकि यू गेट मोर मार्क्स इन द थ्योरी एग्जाम्स, ठीक है। सो ये कुछ समझ में आया हाउ यू कैन फॉलो। सो लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लस एरो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली रिलेशंस में एरो डायग्राम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। नंबर भी कट जाते हैं अगर एरो डायग्राम नहीं बनाई है। सो ये और एरो डायग्राम ओरिएंटेशन या फिर व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 लेजेंड या कैप्शन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें हमें व्यू भी लिखना ज़रूरी है। मान लो ट्रांसवर्स सेक्शन ड्रॉ कर रहे हो या कोरोनल सेक्शन ड्रॉ कर रहे हो तो व्यू और सेक्शन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज एग्जामिनर को समझ ही नहीं आएगा तुमने कहाँ से काट के क्या बना दिया है, ठीक है। ओके, देन स्केमेटिक, वर्ड स्केमेटिक लिखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6 कलर कोडिंग। अब कलर कोडिंग फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कलर कोडिंग में क्या कर सकते हो, लेट मी राइट कलर कोडिंग इन एनाटॉमी डायग्राम्स, ठीक है। अभी कलर कोडिंग्स क्या क्या हैं, आई होप ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो बाय नाउ, ठीक है। सो नंबर 1 दैट इज रेड कलर से हम रेड कलर से हम आर्टरी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आर्टरी को यू कैन यूज़ थिक लेबल्ड, ठीक है, थिक लेबल यूज़ कर सकते हो आर्टरी को ड्रॉ करने के लिए इस तरीके से, ठीक है। उसकी ब्रांचेस दिखा सकते हो जैसे भी दिखाना चाहो, ठीक है। और या फिर उसका ल्यूमेन बना सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। ल्यूमेन बना के फिर उसके बाद उसके अंदर शेडिंग करोगे, उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि यू मेक इट फुल ल्यूमेन, ठीक है। सो यू कैन यूज़ दैट फॉर द आर्टरी, ओके ओके। उसमें ब्रांचेस भी दिखानी पड़ेंगी फिर, ठीक है। सो यू कैन ड्रॉ दिस वे ऑल्सो, ठीक है। इट्स योर विश, जैसे भी दिखाना चाहो, ठीक है। बट जो चीज़ में टाइम कम लगे वो चीज़ प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक है, बिकॉज वरना एग्जाम पेपर ही छूट जाएगा, कंप्लीट ही नहीं होगा, ठीक है। और अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, सॉरी, ये मैं लिखना भूल गया। थ्योरी में ऑलवेज अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एंड इन सीक्वेंस, ठीक है। अगर 1 2 3 4 सीक्वेंस है जो एग्जाम पेपर का, उसको फॉलो ज़रूर करना, बिकॉज अगेन मार्किंग स्कीम में गड़बड़ हो सकता है, तो सीक्वेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन नहीं आता है तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो और फिर थर्ड पे शुरू कर दो लिखना। और लास्ट में अगर कवर नहीं कर पाओ, सेकंड क्वेश्चन याद ही ना आए, एग्जाम इतनी किस्मत फूटी है कि याद ही नहीं आ रहा, तो सेकंड क्वेश्चन को स्पेस जो छोड़ी है उसको क्रॉस कर दो,
PTO प्लीज़ टर्न ओवर लिख दो, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि थर्ड क्वेश्चन उसके बाद शुरू हो रहा है, ठीक है। और शीट्स एक्स्ट्रा लिख रहे हो, इफ़ यू टेकिंग एक्स्ट्रा शीट्स सो प्लीज़ राइट दिस इन द फ्रंट फर्स्ट पेज कि कितनी एक्स्ट्रा शीट्स ली हैं, नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूशन शीट्स, ताकि वो लूज़ ना हो जाए, मिस ना हो जाए। और अपना नाम रोल नंबर ज़रूर लिखो, ठीक है। तो हम थे कलर कोडिंग पे, तो आर्टरी रेड कलर से, प्लस ओरिजिन ऑफ मसल लिख सकते हो, ठीक है। ऑल्दो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब तो मसल तुम ब्राउन कलर से बना दोगे, दैट इज़ ओके, इतना तो याद नहीं रहता तुम्हें कि ओरिजिन कौन सा है, इंसर्शन कौन सा है, ठीक है। ओके, देन वेन्स इन ब्लू कलर, ठीक है, प्लस इंसर्शन ऑफ मसल अगर दिखाना चाहो स्पेसिफिकली कोई मसल का, ठीक है, हालांकि ब्राउन से मसल भी दिखा दोगे, दैट इज़ ओके। प्लस हेड एंड नेक में वीनस साइनसेस पढ़ेंगे हम, ठीक है, हेड एंड नेक में वीनस साइनसेस को भी हम ब्लू कलर से दिखाएंगे, ओके। कुछ टेक्स्ट बुक्स में बर्सा भी ब्लू कलर से बनाया हुआ है, ठीक है। सो बर्सा के लिए ब्लू कलर यूज़ करो, पिंक यूज़ करो, हार्डली मेक्स एनी मेजर डिफरेंस, ठीक है। तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड अगर यूज़ करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ ब्लू कलर, ठीक है, जो बुक्स में यूज़ होता है। ग्रेज में देखोगे ब्लू से ही बरसे बने हुए हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ओके, वो लेबल तो कर ही रहे हो इन एनी केस, तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट कलर पे, दैट इज़ द ग्रीन कलर। ग्रीन कलर फॉर द कैप्सूल, लिगामेंट, फेशिया, ठीक है। सो कैप्सूल, वेरियस लिगामेंट्स, फेशिया, ठीक है, एंड टेंडन, एपोन्ड्रोसिस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी बनेंगी थ्रू ग्रीन कलर। मतलब ये स्ट्रक्चर्स किस कलर से बनाने, दैट इज़ द कलर कोडिंग इंपॉर्टेंट। देन आ जाते हैं हम येलो कलर पे। येलो कलर से वी कैन मेक नर्व, ठीक है, नर्व एंड फैट, ठीक है, इवन द सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। इसमें जो था ग्रीन कलर से दैट वाज अ डीप फेशिया, ठीक है, दैट वाज अ डीप फेशिया। तो ये तो हमारे मेन कलर्स हो गए। उसके बाद एक और मेन कलर आ जाता है ब्राउन कलर, जिससे हम बनाएंगे मसल्स, ठीक है। मसल्स ब्राउन कलर से बनाएंगे, एंड मसल बेली, बेसिकली मसल्स की बेली, ठीक है। एंड हम मसल को मान लो इस तरीके से मसल बनाई तो हम शेड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ब्राउन कलर से कवर करना है, यू कैन शेड द मसल थ्रू दिस, पेंसिल कलर से भी शेड कर सकते हो, ठीक है। और मसल को बना के लाइट ब्राउन से शेडिंग कर सकते हो विद लाइट ब्राउन कलर, ठीक है, यू कैन डू दिस, ओके। सो ओके, लेट मी जस्ट रिमूव दिस लाइट ब्राउन से, ठीक है, इस तरीके से करके, और फिर उसको यू कैन शेड इट यूजिंग द लाइट ब्राउन कलर, ओके। यू कैन यूज़ दिस वे, या फिर रेड में जो मैंने दिखाया था यहाँ पर ल्यूमेन को इस तरीके से रेड कर सकते हो आर्टरी के, ठीक है। हालांकि ये बहुत शैबी लगता है, बट दिस इज़ नॉट प्रेफर्ड, ठीक है। तो प्रेफरेंस जो है मैंने तुम्हें बताया है, दिस इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस, और दिस मे बी यूज अदर थिंग, ठीक है। देन बोन्स पे आ जाते हैं। बोन्स की आउटलाइंस विल बी विद द ब्लैक कलर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, गड़बड़ नहीं करना है। लिम्फ नोड्स कैन बी ड्रॉन विद द पर्पल कलर, लिम्फ नोड्स, या फिर मैं कहूँगा कि लिम्फेटिक्स, ठीक है, लिम्फेटिक्स दिखाने हैं तुम्हें, वो पर्पल कलर से दिखा सकते हो, ओके। सो विसरा भी पर्पल कलर से दिखा सकते हो, अभी हमने डायग्राम में देखा भी था विसरा, ठीक है, विसरा बना सकते हो पर्पल से, आउटलाइन मतलब पर्पल से आउटलाइन बना सकते हो, ठीक है। सो यू कैन डू दिस, एंड सो दीज आर द मेन कलर कोडिंग विच यू कैन फॉलो फॉर योर एग्जाम्स, थ्योरी एग्जाम्स, ठीक है। देन और क्या चीज़ बचती है हमारी कलर कोडिंग के बाद, वी हैव द प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट, अब मान लो फोटो तुमने बनानी चाहिए बहुत सुंदर, ठीक है। तो मान लो ये पूरा पेज था, सपोज इज द एंटायर पेज, तो क्वेश्चन यहाँ से तुमने स्टार्ट किया लिखना, यू स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम हेयर, प्रेफरेबली यू शुड मेक द डायग्राम्स इन द मिडल ऑफ द आंसर। मतलब मान लो शॉर्ट नोट आया कोरोनरी सर्कुलेशन पे, तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिख दिया, एक पैराग्राफ छोटा सा बुलेट पॉइंट्स में, या फ्लो चार्ट बना दिया, और उसके बाद इमीडिएटली फर्स्ट पेज पे ही डायग्राम बना दी, बड़ी अच्छी सी हार्ट की वेल लेबल डायग्राम, जिसमें सारी आर्टरीज वार्टरीज दिखा दी।
उसके बाद फिर आगे लिखना शुरू किया, फिर क्लिनिकल का बॉक्स बनाया, क्लिनिकल में एक डायग्राम बना दी। तो इस तरीके से यू आर गिविंग अ मिक्स एंड मैच ऑफ टेक्स्ट एंड इमेज, दैट इज़ द बेस्ट प्लेसमेंट यू कैन हैव। ठीक है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तब पड़ेगा जब यू राइट एवरीथिंग फर्स्ट एंड डायग्राम्स लास्ट में बनाओ। उससे क्या होगा, एग्जामिनर पहले से ही पढ़ चुका होगा सारे टेक्स्ट तुम्हारा, एंड वो डायग्राम्स लास्ट में देगा तो वो नंबर हो सकता है काट भी चुका हो, टेक्स्ट में पूरा घुस चुका हो और वो हर चीज़ में हर लाइन में गलती निकाल चुका हो। डायग्राम टेक्स्ट ऑल्टरनेट होगा तो उससे ये होगा कि वो डायग्राम देखेगा, अच्छा बहुत सुंदर डायग्राम बनाया, लेबल डायग्राम है, तो वो तुम्हारी एक दो लाइन्स अगर तुमने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक किए हैं कुछ है तो वो इग्नोर कर देगा, कोई बात नहीं, बच्चे में कंसेप्ट है वो पास कर देगा तुम्हें। ठीक है, सो इस तरीके से प्लेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली एक्सट्रीम केस कि पहले सारी डायग्राम बना दिया बाद में टेक्स्ट लिखा, वो भी गड़बड़ है कि डायग्राम बना दिया, एग्जाम को लगेगा इसने कुछ आता तो है ही नहीं, इसने कुछ लिखा तो है नहीं, सिर्फ डायग्राम बना दिया, वो भी नहीं होना चाहिए। तो बेस्ट थिंग एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इज़ थोड़ा सा लिखो फिर डायग्राम बना दो बढ़िया सी, फिर थोड़ा सा लिखो, फिर अगर दूसरी डायग्राम है तो दूसरी डायग्राम बना दो, मिक्स एंड मैच ऑफ टेक्स्ट एंड डायग्राम, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि क्या कैसे यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द थिंग्स। ठीक है, सो दैट इज रिगार्डिंग द डायग्राम्स। अब लास्ट एक पार्ट बचा है, दैट इज रिगार्डिंग द वाइवा। ठीक है, मेजॉरिटी हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, लास्ट चीज़ बची है वाइवा। अब वाइवा में सबसे बड़ा चीज़ है, तुम बहुत पढ़ के आ गए, महात्मा ज्ञानी बन चुके हो एनाटमी में। ठीक है, उस दिन एक रात में तुमने इतना पढ़ लिया कि एग्जामिनर को भी नहीं आता इतना, तुम्हें लगता है ऐसा। ठीक है, तो लेकिन अपने आप को संभालो। ठीक है, आंसर ओनली दैट वर्ड, सॉरी, आंसर ओनली दैट वर्ड या स्पीक ओनली दैट वर्ड about which you know in detail। अब मान लो तुमने तुक्का लगा दिया, एग्जामिनर को एक ऐसी चीज़ आंसर में दे दी जो कि तुम्हें ज़्यादा पता ही नहीं उसके बारे में, तो पूछेगा अच्छा बेटा ये तो इसका आंसर नहीं, ये है क्या, तो वहाँ तुम फंस जाओगे। यू विल बी लीडिंग द एग्जामिनर टू द वाइवा टू दैट पॉइंट जो तुम्हारा ग्रे जोन है, जो तुम्हें नहीं आता है अच्छे से। ठीक है, सो ये काम नहीं करना है। सो जो स्मार्ट बच्चा होगा वो एग्जामिनर को जो क्वेश्चन पूछेगा, अगर वो एग्जाम्पल, सपोज वो एग्जाम्पल पूछ रहा है गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ सैडल जॉइंट या गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट, कोई पूछता है, तो जो जॉइंट के बारे में ज़्यादा पढ़ के आए हो या अच्छे से पता है या जो एक्सट्रीमिटी अच्छे से कवर करके चुके हो, उसके एग्जाम्पल को फटाफट से बोल दो पहले नंबर पे। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ें बोलना शुरू करो। सेकेंड थिंग, डू नॉट बीट अराउंड द बुश। इसका क्या मतलब हुआ, एग्जामिनर ने पूछा व्हाट इज एक्स स्ट्रक्चर, तुम बताने लग गए एक्स को छोड़ के सर ये इसके साथ में होता है, इसके सराउंड में ये होता है, सर इसके रिलेशन में होता है, अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाने के लिए। बट ऐसा नहीं, ही विल गेट इरिटेटेड एंड ही विल गिव माइनस मार्किंग, या तुम्हें भेज देगा कि जाओ बेटा, डू नॉट डू दिस। ठीक है, सो डू नॉट बीट अराउंड द बुश, जो पूछा है वही बताओ, नहीं पता है तो इट्स ओके, सबको पता है एनाटमी इतनी मुश्किल है, याद नहीं रह सकता, ओके सर आई डोंट रिमेंबर, से सॉरी आई डोंट रिमेंबर, दैट इज़ ओके। बट ये भी नहीं हो कि सारे क्वेश्चंस में सर सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर, तो फिर वाइवा के मार्क्स में भी सॉरी हो जाएगा, इतना भी नहीं करना है। बट हाँ ये है कि हम्बली जेंटली उसको एग्जामिनर को यू हैव टू से कि सॉरी सर आई कैन नॉट रिमेंबर, मैंने पढ़ा था। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर के पास 5 मिनट का टाइम है एक बच्चे के ऊपर या 10 मिनट का टाइम है, वो उसमें 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जितना पूछना चाहता है ही विल आस्क यू। अब तुम पहले क्वेश्चन में उसको फंसा के रखो, सर मेरे को याद आ रहा है, सर रुको सर आई रिमेंबर सर, मेरे को याद, मैं बताने वाला हूँ सर 2 मिनट में बता दूंगा सर, उसी में वो सारे 5 मिनट वेस्ट हो गए और एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाया, तुम्हारा वाइवा खराब हो जाएगा। नंबर 3, अलाउ द एग्जामिनर टू आस्क मोर क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये कैसे ट्रिक यूज कर सकते हो, एग्जामिनर ने पूछा कि ह्यूमरस बोन उठा लो, तुमने उठाई, एंड देन उसने बोला कि जस्ट टेल मी द साइड डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब तुमने शुरू कर दिया, सर दिस इज राइट ह्यूमरस, दिस इज दिस मसल, बाइसेप्स ब्रेकियस अटैच ऑन दिस, लेटेस्ट लिम्स ऑल्सो अटैच। अब तुमने बोलना शुरू कर दिया कहानी। अरे भाई क्यों, एग्जामिनर ने सिंपल सा सवाल पूछा है कि राइट साइड की ह्यूमरस है कि लेफ्ट साइड की, इतना बता के चुप हो जाओ। गिव द एग्जामिनर स्पेस एंड टाइम कि वो तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सके।
ठीक है, सब कुछ आता है तुम्हें, अच्छी बात है, बट डू नॉट ओवरफ्लो विद योर नॉलेज, ठीक है, अपना मुंह से ज़्यादा चीज़ें नहीं बतानी है जब तक कोई पूछ नहीं रहा है, ठीक है, दैट इज़ अ बेसिक ट्रिक इन योर वाइवा टू एस गुड वाइवा, ठीक है। तो अलाउ द एग्जामिनर टू आस्क मोर क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन का आंसर दो एंड देन लेट हिम आस्क द सेकंड क्वेश्चन, उससे नंबर ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, बिकॉज एग्जामिनर ने तुमसे 10 क्वेश्चन पूछ लिए, वही सेम चीज़ जो तुम बताना चाह रहे थे ऐसे ही वो उसने तुमसे पूछा और तुमने बताया, सो दैट्स कॉमन सेंस, ठीक है। नंबर 4, एक्ट कॉन्फिडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि एक सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएटिंग मार्क्स दे सकता है। एंड हाउ यू कैन एक्ट कॉन्फिडेंट, थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज और प्लस थ्रू योर वॉइस, प्लस थ्रू योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में आ जाता है तुम्हारा, व्हाट कम्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट कम्स योर आई मूवमेंट्स, ठीक है, योर बॉडी मूवमेंट्स। अब बॉडी लैंग्वेज, तुम खड़े हो पॉकेट में हाथ डाल के, एग्जामिनर को पहले देखते ही गुस्सा आ जाएगा, ठीक है, तो नंबर कट होने ही होने हैं, वो इरिटेट अलग हो जाएगा। तुम जब वाइवा बता रहे हो, स्टाइल मार रहे हो, मतलब यू आर जस्ट गिविंग योर बॉडी लैंग्वेज इज नॉट गुड, यू आर एक्टिंग स्टाइलिश, ओके, या तुम्हारे कपड़े शाबी हैं, एप्रिन पहना है, गंदा से एप्रिन पहना है, या फिर शर्ट का बटन खुला है, या फिर शर्ट का जो कॉलर है वो एप्रिन के बाहर आ रहा है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, शर्ट बाहर है, पैंट के बाहर है, तो ड्रेस प्रॉपरली, शू लेसेस खुले हुए हैं, या फिर शूज़ बहुत ही पुराने पहने हुए हैं, या फिर मतलब अगर शूज़ है क्लीन नहीं है, अनक्लीन शूज़ पहने हुए हैं, या चप्पल पहन के आ गए हो, वर्स्ट केस सिनेरियो, तो इन सब चीज़ों में यू लैक गुड मार्क्स, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, और प्लस एग्जामिनर को भी पता है कि ये पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं है, चाहे तुम कितने ही पढ़ने वाले क्यों ना हो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज, योर बॉडी पोस्चर, योर बॉडी, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ यू लुक इन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। बट इसका मतलब ये नहीं कि टाई वाई पहन के कोट वोट पहन के आ जाओ, वो भी नहीं करना है, डोंट डू ओवर, ठीक है। वॉइस, अब क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, सर आई डोंट नो सर, आई थिंक दिस इज़ दिस आंसर, हाँ, या फिर सर आई थिंक दिस इज़ दिस, तो बहुत धीरे से आवाज़ आ रही है और आवाज़ भी नहीं आ रही है एग्जामिनर कान तक, बोल के क्या कह रहे हो, तो वो नंबर पहले कट गया, मतलब उसको पता है तुम्हें नहीं आता है। सेम अप्लाइज टू मी, मैंने तुमसे, इफ़ आई नीड टू टीच यू, अब मैं कॉन्फिडेंस नहीं है मेरी आवाज़ में, आई थिंक हाउ टू मास्टर एनाटमी, अच्छा, पहला क्वेश्चन, पहला आंसर है, हाँ, आंसर ओनली, अब तुम्हें लगेगा अरे सर को कुछ नहीं आता है, प्लीज़ क्लास ही बंद कर दोगे तुम लोग, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस तुम्हारी वॉइस में होना चाहिए, योर हाउ यू स्पीक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, और इसका मतलब ये भी नहीं कि गलत आंसर बुलंद आवाज़ में दो, ठीक है, तो अच्छे से आंसर देना है, प्रॉपर वॉइस क्लैरिटी से, सो दैट ही एग्जामिनर डजंट आस्क यू टू रिपीट एंड यू कैन आंसर प्रॉपरली, ठीक है। और जो फर्स्ट हिंच दिमाग में आ रहा है, मोस्ट लाइकली दैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आंखें तुम्हारी कहाँ हैं, तुम सर आई थिंक ह्यूमरस में ये अटैचमेंट होता है, सर नहीं सर ये नहीं होता, सर सॉरी सर, तो इसमें तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, उसको लगेगा यू लैक कॉन्फिडेंस, तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने पढ़ा ही नहीं है, बस ऐसे ही उठ के आ गए हो। तो स्टेयर इनटू द आइज ऑफ एग्जामिनर, और बोन या जो भी चीज़, सॉफ्ट पार्ट जो भी वाइवा दे रहे हो, उसको पकड़ के अच्छे से सामने एग्जामिनर को देख के आंसर दो, डरना नहीं है, अच्छे से आंसर देना है, क्या हो जाएगा, मार्क्स कम मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और तो कुछ नहीं होगा, वो थप्पड़ तो नहीं मार देगा तुम्हें, राइट। सो प्लीज़ हैव दिस इन योर माइंड कि थोड़ा सा अपने आप को प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस दिखाना है। नंबर 5, जो कि मैं सब स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, साइड डिटर्मिनेशन, स्पेसिफिकली टू ऑस्टियोवाइवा। अब इस केस में 3 एस्पेक्ट्स हैं। नंबर वन दैट इज एंटीरियर वर्सेस पोस्टीरियर, ठीक है, मीडियल वर्सेस लैटरल। नंबर 3 अपर या सुपीरियर वर्सेस लोअर, या फिर लोअर एंड अपर एंड, जो भी सुपीरियर या इंफीरियर सरफेस, जो भी हर बोन के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। तो दिस 3 एस्पेक्ट्स से तुम्हें बोन्स को याद रखना है, और इन तीनों एस्पेक्ट से 2-2 या 3-3 बोनी फीचर्स हर बोन के याद रखने हैं, एंड यू हैव टू टेल टू द एग्जामिनर। बोन उठाई, सर दिस इज़ द राइट ह्यूमरस, अब ड्यू टू, अब क्यों बता रहे हो राइट, क्यों कह रहे हो, बिकॉज
2 या 3 पॉइंट्स मीडियल साइड के जस्टिफाई कर दो, सर ये होता है, ये होता है, ये होता है मीडियल साइड पे। अपर एंड क्यों कह रहे हो, बिकॉज ये होता है, ये होता है, ये होता है अपर एंड पे, ठीक है। एंटीरियर सरफेस क्यों कह रहे हो, बिकॉज सर ये दो या तीन चीज़ें बता दो जो एंटीरियर सरफेस पे होती हैं। तो इस तरीके से इफ़ यू एक्सप्लेन द एग्जामिनर, तो उसको पता है कि तुमने सीक्वेंस में चीज़ों को देखा, एनालाइज किया, और देन यू आर सेइंग द राइट और द लेफ्ट साइड। हड़बड़ाहट में या गलत तरीके से नहीं बताया। प्लस बोन जब उठाते हो कोई भी, अगर वो बायलेटरल बोन है, मतलब दोनों साइड पे बोन है बॉडी में, तो राइट साइड की ह्यूमरस को राइट हैंड में पकड़ोगे, लेफ्ट साइड की ह्यूमरस को लेफ्ट हैंड में पकड़ोगे, ठीक है। अगर स्टर्नम पढ़ा रहे हो, ऑब्वियसली यू कैन होल्ड इट इन योर एनी कंफर्टेबल हैंड, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जब वाइवा में एग्जामिनर ने बोला कि ये बोन उठा लो, तो डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम, उसको उठाओ और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा इसको ऐसे रोटेट करके ऐसे घुमाते नहीं रहो, ठीक है। इसको पकड़ो, कोशिश करो प्रैक्टिस कर करके कि एक ही बार में उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में उठा लो, नहीं तो एटलीस्ट 1 या 2 बार मैक्सिमम। ज़्यादा ऐसे करते रहोगे, 10-20 सेकंड तक ये करते रहोगे, एग्जामिनर तुम्हें ऑस्टियो में कुछ नंबर नहीं देगा, ठीक है, और गलतियां भी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो साइड डिटर्मिनेशन में ये 3 एंगल से, 3 एस्पेक्ट से बोन्स को पढ़ो, याद करो, रटो और समझो स्ट्रक्चर्स को, ताकि ये चीज़ें याद रह सकें। सो दैट्स माय टिप्स, प्रो टिप्स फॉर मास्टरिंग एनाटॉमी फॉर थ्योरी, प्रैक्टिकल, एंट्रेंस एग्जाम्स, हाउ टू पास विद फ्लाइंग कलर्स। कभी सप्ली नहीं आएगी ज़िंदगी में, ठीक है। पूरे प्रॉफ्स में, एनाटमी नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है जो मैंने आज पूरा डिस्कस किया, ठीक है। सो आई वॉज वेटिंग टू टेक दिस क्लास। आई होप आई हैव बीन डूइंग जस्टिस टू यू, एंड so take care and study with full concentration and full interest, okay. Trust me, anatomy of the human body is something, the best thing you can study in your life, because you are studying your own body. तुम्हारे अंदर बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं, यू आर स्टडिंग डे एंड नाइट। सो इससे अच्छा ज्ञान पूरी ज़िंदगी में क्या हो सकता है। सारी स्ट्रीम्स जितनी भी हैं, मतलब IT फील्ड या CA, जो भी, मतलब वट एवर फील्ड इज़ देयर, एवरी फील्ड रिस्पेक्ट्स द डॉक्टर्स फील्ड, बिकॉज जो तुम पढ़ रहे हो डे एंड नाइट, क्लिनिकल्स जो भी पढ़ रहे हो, एवरीथिंग इज सीन इन ह्यूमन बीइंग, यू आर स्टडिंग योर ह्यूमन बॉडी। सो इससे अच्छा एनाटॉमी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। सो स्टडी विथ फुल इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, क्वेश्चन योर सेल्फ कि ये चीज़ यहाँ क्यों है, वाई सो, एंड यू विल रिमेंबर इट फॉर योर लाइफ, ओके। सो थैंक्स।